तो आज का अपना टॉपिक है, कोई आया है क्या? नहीं, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स, और ये अपना नाम है यूट्यूब चैनल का, स्कॉर्पियन इन्वेस्टर। तो आज अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कब हुआ और इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हैं और कौन से सेगमेंट्स है, कौन से एक्सचेंजेस है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले स्टॉक यानी क्या है? स्टॉक इज़ ओनरशिप इन पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। स्टॉक इज़ अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स। द मोर स्टॉक्स यू हैव द ग्रेटर योर क्लेम एज ऑन एन ओनर। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो हम उस कंपनी में का कोई छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर समझो मेरी एक कंपनी है, बाय एग्ज़ाम्पल अपन ले लेते कि XYZ नाम की मेरी कोई कंपनी है और उसके अंदर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब उसके शेयर्स तुम ले रहे हो एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि तुम मेरे कंपनी में छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में कोई कंडीशन आ गई कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़ का और तुम उसमें से 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का कोई शेयर ले रहे हो, मतलब उसने वैल्यू का, तो तुम मेरे कंपनी में पार्टनरशिप या फिर हिस्सेदारी में वो उतने शेयर्स खरीद रहे हो। अगर उसको होल्ड करते हो तो जितना भी बेनिफिट मिलेगा उतना तुमको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है कभी भी। ठीक है, और अगर समझो कंपनी लॉस में जा रही है तो मेरे साथ में तुम भी लॉस में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उस कंपनी के हिस्सेदार होंगे। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब बस एक हिस्सा है। अगर तुम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो तो उसका मतलब है कि तुम उस कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी सी खरीद रहे हो। आया समझ में? ठीक, तो ये है थोड़े से स्टॉक्स। यहाँ पे जितने स्टॉक्स है ये हर्ट्स, फेसबुक, GM, चार्टर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जितने भी कंपनीज़ है, एप्पल वगैरह, ये सारे नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड है। मतलब अमेरिका का जो एक्सचेंज है, मतलब जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, ये उसके कुछ कंपनीज़ के नाम है और उनके स्टॉक्स है। यहाँ पे जितने भी रिलायंस, महिंद्रा, ICICI बैंक, मनी मंच, मारुति सुजुकी, ऑयल एंड नेचर गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब ONGC, और भेल, ये सारे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ कंपनीज है। तो तुम इन सब के अंदर इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीद सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर कि मतलब स्टॉक के टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले आता है कॉमन स्टॉक और दूसरा आता है प्रीफर्ड स्टॉक्स। तुमको स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉफिट, लेकिन उसके अंदर डिविडेंड नहीं मिलता है। ये एक तुम्हारा बहुत बड़ा मतलब डिसएडवांटेज हो सकता है कि मतलब अगर समझो तुमको कोई कंपनी स्मॉल कैप वाली है जिसका वैल्यूएशन 500 करोड़ के नीचे है, या फिर अपन वो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना लो होता है। अपन एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर समझो 500 करोड़ की कोई कंपनी है और उसके अंदर तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुमको उसमें थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। अगर वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे उसका स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे रन कर रहा है, मतलब अभी करंट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की कम है, तो वो तुमको थोड़ा अच्छा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो गया। आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेंगी। अगर तुमको स्मॉल कैप के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो तुमको इन बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर समझो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने का है तो उसके अंदर तुमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाएगा। उसका पी रेशियो भी थोड़ा अगर समझो अच्छा रहा, थोड़ा कम के आसपास रहा, 8.5, 9, 10, नियर अबाउट 20 के अंदर अगर रहा तो उसमें तुमको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्टॉक्स रहते हैं। कभी भी तुमको स्टॉक्स 3 भाग में
3 पार्ट्स में तुमको डिवाइड करके मिलेंगे, जिनको अपन क्लासेस बोलते हैं। सबसे पहला क्लास है लार्ज कैप वाला, जिसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं, अपन उनको ब्लू चिप नाम भी देते हैं। छोटा वाला जो है उससे थोड़ा, उसको मिड कैप बोलते हैं, जिसका वैल्यूएशन नियर अबाउट 500 से लेके 10,000 करोड़ के बीच में रहता है। जितने भी 500 करोड़ के नीचे रहते हैं हम उनको स्मॉल कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 क्लास, यानी 3 टाइप्स, 3 कैप हो गए ये, ठीक है। तो जितने भी तुमको कंपनी मिलेंगे, जब तुम NSE या फिर BSE के जो एक्सचेंजेस है उनके ऊपर जब तुम जाके देखोगे तो तुमको कंपनी के शॉर्ट फॉर्म दिखेंगे। जैसे अगर समझो मेरा नाम अभी है आशुतोष मस्के, तो तुमको अगर समझो मुझे छोटे वर्ड में बुलाना है, या फिर ऐसा बोल लेते कि शॉर्ट फॉर्म किसी भी नाम का, तो मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म कुछ ASHUM हो जाएगा। वैसे ही हर एक कंपनी का छोटा नाम रखा है, क्योंकि वो फिर सर्च करने के लिए इजी जाए लोगों को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बहुत बड़ी बैंक है, अपने इंडिया की टॉप लार्जेस्ट 10 बैंक्स में आती है, उसका नाम है SBIN। अगर तुमको इस कंपनी का शेयर लेने का है, तुम ये भी टाइप कर सकते हो या फिर ये भी टाइप कर सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने इंडिया की बहुत बड़ी वैल्यूड कंपनी है, उसको अगर तुमको सर्च करना है तो तुम इतना बड़ा डाल सकते हो नाम, नहीं तो फिर इतना छोटा शॉर्टकट डाल सकते हो। वैसे ही बजाज फिंसर्व लिमिटेड के लिए बजाज फिंसर्व है, और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए TVS इलेक्ट है। ऐसे बहुत सारे सभी के सभी कंपनीज़ का छोटा नाम रहता है, तुम वो NSE के साइट के ऊपर सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर, जिसको अपन IPO बोलते हैं। तो IPO मतलब क्या है, सबसे पहले बेसिक ये आता है IPO का, कि अगर समझो कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में सोल्ड करने के लिए IPO निकलते हैं। अब IPO कैसे निकालेंगे, उसकी थोड़ी लंबी प्रोसीजर है, हम उसको अलग वीडियो में, मतलब हम उसके ऊपर अलग एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो IPO मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं है और उसको मार्केट में लिस्ट करा रहा है, और उसका एक ये आता है बिडिंग प्रोसेस आता है। अगर तुमने उसके अंदर बिडिंग कर लिया और तुमको वो अगर समझो उसके अंदर IPO अलॉट हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है कि तुमको उस कंपनी का हिस्सा सबसे कम प्राइस पे उस टाइम पे मिलेगा। क्योंकि तुम देखना बहुत सारी कंपनीज़ क्या होता है, जब भी IPO लॉन्च होता है उसके बाद में उसकी प्राइस जिस दिन लिस्ट होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब अगर होता है, अगर बहुत सारे लोग, मतलब अगर समझो कि कंपनी के वैल्यूएशन 10 करोड़ का है, और उसके अंदर समझो हर एक क्या बोलेंगे उसको हम, हर एक लॉट में, मतलब IPO एक लॉट में आता है, तुम मैक्सिमम 12 से 13 लॉट ले सकते हो, ठीक है। अब वो 2 लाख के अंदर जितने भी लॉट आते होंगे, 15,000 के एक लॉट को पकड़ के अगर समझो तुम 2 लाख के अंदर कितने भी लॉट आते होंगे तुम उतने लॉट ले सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी है कि हर एक को IPO नहीं मिलता। जब भी IPO के लिए तुम सब्सक्राइब करोगे, अगर तुमको IPO मिलता है तो तुमको सबसे कम प्राइस पे शेयर अलॉट हो जाएंगे तुम्हारे नाम पे, और अगर IPO नहीं मिलता है तो तुम्हारा जितना भी पैसा लगाए रहेगा तुमने, वो सब तुमको वापस मिल जाएगा जैसे का वैसा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि वो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, तुमको फिर बाद में पे आउट करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। बस इतनी एक छोटी प्रोसेस है। तो अभी हम आगे के टॉपिक पे आते हैं। मार्केट क्या है? 2 टाइप के मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में IPO आता है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं जो ट्रेड करते हैं स्टॉक के ऊपर, मतलब जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। मतलब अगर समझो मेरे को कोई भी कंपनी में पैसा लगाने का है तो या तो मैं उसके IPO में लगाऊंगा, या फिर जब वो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में मैं उसके कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। अब लॉट, मतलब प्राइमरी मार्केट में लॉट में काम होता है, सेकेंडरी मार्केट में अपन इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हैं। रुको, कोई तो भी आया है विदित, ठीक है। तो इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी खुद के कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकती, उससे वो थोड़ा एक डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अभी हम आगे के इस पे आते हैं।
तो सबसे पहले अपने इंडिया में करंटली 3 एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर्स में ट्रेडिंग होती है और वो दोनों अपने इंडिया के मेन एक्सचेंजेस मान लेते हैं उनको। जो कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो अभी निकला था 2003 में, जिसके अंदर बाकी की कमोडिटीज़ में ट्रेड होता है, उसमें शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, ये बहुत पुराने हैं। BSE सबसे पुराना है अपने एशिया में का। अपने एशिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज अभी करंटली शुरू है उन सब में सबसे पुराना है BSE, जो निकला था 1875 में। और अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने एशिया में टॉप 7 वैल्यूड एक्सचेंजेस में आता है। मतलब अपने NSE के एक्सचेंज का वैल्यूएशन टोटल, उसके अंदर जितने भी कंपनीज आते हैं उन सबको मिला है तो वो अपने एशिया में 7th नंबर पे आता है। ठीक है, तो इंडेक्स क्या है, तो अपने इंडिया में 3 इंडेक्स बहुत फेमस है। एक है निफ्टी 50, एक है सेंसेक्स और एक है आईकॉमडेक्स। अब सबसे पहले हम आईकॉमडेक्स के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि उसके अंदर हम सबसे कम ट्रेड करते हैं। हम धीरे धीरे थोड़ा बेसिक से आगे जाएंगे। कंपोजिट ऑफ MCX कमोडिटीज़, मतलब जितने भी कमोडिटीज़ है उन सबको मिला के एक एक्सचेंज बना है आईकॉमडेक्स करके। उसके अंदर सबसे कम लोग ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कमोडिटीज़ में अगर ट्रेड करना रहेगा बुलडेक्स नाम का एक है, और अभी नया लॉन्च होने वाला है NCDEX। ये एक नया एक्सचेंज अभी लॉन्च होने वाला है, बस 3-4 महीने में या फिर 1-1.5 साल में लॉन्च हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं निफ्टी 50 के ऊपर, जो थोड़े साल पहले लॉन्च हुआ था। उसके अंदर NSE के टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज़, मतलब वैल्यूएशन में जितने टॉप 50 कंपनीज़ आते हैं वो सब मिला के निफ्टी 50 बनते हैं। और BSE में जितने भी कंपनीज़ है ओवर 30,000 के पास में कुछ कंपनीज़ है सेंसेक्स BSE के ऊपर, उसमें से टॉप 30 कंपनीज़ का वैल्यूएशन मिला के सेंसेक्स बनता है। ठीक है, अभी अगर समझो तुमको मार्केट में पैसा कमाने का है, उसके अंदर बस 2 तरीके, एक तो ट्रेडिंग करो या फिर होल्ड करो। अगर तुमको होल्ड करने का है तो तुमको उसके ऊपर बेनिफिट डिविडेंड का मिलेगा, और साथ में जितना प्राइस का वो ग्रोथ करेगा उतना तुम्हारा बेनिफिट मिलेगा। और अगर समझो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुमको बस 2 टाइप में ट्रेड करना है। तो लॉन्ग ट्रेड करने का, ये मतलब कम प्राइस पे खरीद के बड़े प्राइस पे बेचना है, उसको लॉन्ग बोलते हैं। और अगर समझो तुमको शॉर्ट करना है, मतलब अगर समझो तुमको ऐसा एक अंदाज़ा आ गया कि अभी कोई कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा, तो तुमको पहले बड़े प्राइस पे बेचने का है, फिर छोटे प्राइस पे ख़रीदने का है, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक। अभी लोग सबसे पहले ये पूछते हैं एक दूसरे से कि अगर समझो कोई उनको ट्रेडर मिल गया तो कि भाई तुम स्टॉक के अंदर काम क्यों करते हो। सबसे पहला रीज़न ये आता है कि इन्फ्लेशन जो है, मतलब अगर समझो 10 साल पहले 100 रुपये के अंदर जो चीज़ मिलती थी, आज वही चीज़ नियर अबाउट 300-400 में मिलती है। मतलब यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ रही, यहाँ पे जो अपनी करेंसी का वैल्यू है वो कम हो रहा है। ये 2 चीज़ के अंदर बहुत डिफरेंस है कि महंगाई बढ़ना और कोई भी करेंसी की वैल्यू कम होना। डॉलर पहले 60 रुपये का था, आज 74 के ऊपर है। ये क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेशन की वजह से लोग मरते हैं करके सबसे पहला बेनिफिट ये है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू यानी कंपनी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, कम नहीं होती है। कम कब होती है? अगर वो कंपनी डूब रही है। इसके लिए तुमको सबसे पहले थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छी है, कौन सी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट उसके शेयर का प्राइस, उसके अंदर कितना डिफरेंस है वो तुमको देखना पड़ेगा। अगर वो तुमको अच्छे से पता चल गया कि तुम किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, तो तुम इस पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत लंबे टिकोगे। और जैसे जैसे तुमको धीरे धीरे नॉलेज आते जाएगा, तुमको और मज़ा आते जाएगा, क्योंकि इससे तुम्हारा जितना भी पोर्टफोलियो है उसका साइज़ बढ़ते जाएगा। मतलब अगर समझो तुम 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो धीरे धीरे 4000 होगा, 5000 होगा,
वो सब इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सब स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमको नॉर्मल लोगों से दूर रहने का है, जो कि यहाँ पे बोला है नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इन रैट रेस, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, तो वो जॉब नहीं करते। जैसे मेरे को खुद को देख लो, मैं पहले जॉब करता था, फिर इसी कंपनी में जॉब किया मैंने, मतलब एज ए सब ब्रोकर जो फ्रेंचाइजी बेचता था। आज वो मैंने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जॉब करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आता है कि अगर कोई भी इंट्राडे कर रहा है या फिर डिलीवरी कर रहा है, मतलब मतलब ट्रेडिंग कर रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जॉब नहीं करना है। ठीक है, तो ये अगर तुम इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो तुम सबसे पहले इसके बाहर हो जाओगे और इसके बाहर हो जाओगे। उसके बाद में स्टॉक के वैल्यूज़ बहुत जल्दी चेंज होते हैं, इसके वजह से भी तुम इस मतलब ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हो। कि अगर समझो कोई भी तुम इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी इंडेक्स में, और उसके अंदर तुमको अच्छा खासा चेंज मिल जाता है, उसके वजह से तुमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो सब डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्टडी कैसी है। ठीक है, तो इसके वजह से तुमको इसके अंदर आना चाहिए। और सबसे लास्ट गोल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। अगर समझो तुम्हारे पास में अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया, तुम धीरे धीरे करके तुमने 10,000 के 1 लाख बना डाले, 1.5 लाख बना डाले, और वही वापस से इन्वेस्ट करके 8-9 लाख बना डाले, तो तुम फाइनेंशियल फ्री हो ना, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बहुत कम बैठता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब पर्सन। नॉर्मल जॉब पर्सन के ऊपर नियरली 8 से 9% का टैक्स बैठता है, जितना भी वो उसको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2% का टैक्स बैठता है बस। ब्रोकरेज अलग है, ब्रोकरेज का कंसेप्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग है, हम उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइसेस टू चेंज। अब सबसे पहले अगर समझो कोई भी कंपनी है, उसके अंदर कितना डिमांड है और कितना सप्लाई, मतलब बायर्स और सेलर्स कितना है, इसके ऊपर कंपनी के प्राइस चेंज होते हैं। मतलब कंपनी के स्टॉक का प्राइस चेंज होने का रीज़न मेन वाला यही है। अगर समझो कंपनी की जो अर्निंग्स है और जो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अच्छी है, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मतलब ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है या फिर कोई भी कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, तो उसके अंदर लोग पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंपनी की प्राइस बढ़ती है। अगर डूबना रहा तो उसके पीछे बहुत कम रीज़न रहते हैं कि उसकी अर्निंग अच्छी नहीं है और उसके रिज़ल्ट खराब आए। ये 2 रीज़न की वजह से कोई भी कंपनी मतलब नॉर्मली डूबती है। ठीक है, तो ये होगा दूसरा रीज़न जिसके वजह से कंपनी के प्राइस का चेंज होता है स्टॉक के। और तीसरा रीज़न है कंपनी के रिज़ल्ट। जैसे कि क्वार्टरली रिज़ल्ट आते हैं हर एक कंपनी के। अभी फ़िलहाल में येस बैंक का रिज़ल्ट आया था कल के ही दिन। उसके अंदर क्या बताया था कि नियरली 4,000 करोड़ से वो लॉस में है। मतलब पिछले रिज़ल्ट से 4,000 करोड़ का वो लॉस इस रिज़ल्ट में लाया है। इसका मतलब क्या हो गया? उस कंपनी का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया करके वो गिरेंगी आगे जाके। लेकिन अगर समझो कोई ऐसी कंपनी है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि अपन मान लेते भेल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अगर लोगों ने उसका रिज़ल्ट पढ़ा है, जो कि नॉर्मली सीए लोग पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी उसका रिज़ल्ट पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ इन द सेंस अपन मान लेते हैं कि उसके सेल्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, तो वो उसकी प्राइस बढ़ती है फिर। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जान लेंगे अपन कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। जो सबसे पहले इंडेक्स है, अगर निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है 14,700 या 800 कुछ समथिंग चल रहा है, अगर उसके अंदर चेंज आता है तो लोग क्या करते हैं? उसको एक तो ख़रीदते हैं, नहीं तो बेचते हैं। अगर निफ्टी के अंदर ग्रोथ हुआ तो ऑब्वियसली है कि जितने भी निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज़ है उन सब के अंदर ग्रोथ होगा, सबको ही पता है। तो लोग क्या करते हैं? निफ्टी 50 में जितने कंपनीज आते हैं उसमें से जो स्टॉक उनको फेवरेबल लगेगा कि ये स्टॉक के बारे में हमको थोड़ा अच्छा नॉलेज है, वो उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाता है
वो कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, वो जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया है वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके स्क्वायर ऑफ कर लेता है वहाँ के पोजीशन से। और सबसे मेन जो इसमें आता है, फॉलो द लीडर। अब लीडर यानी क्या है? लीडर यानी इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, लीडर यानी वॉल्यूम है। अगर समझो कोई भी कंपनी के अंदर तुम ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले हाई क्वांटिटी मतलब हाई वॉल्यूम में ट्रेड करना है। इसका अपन सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि अगर समझो कोई कंपनी है, अभी हम एक कंपनी पकड़ लेते हैं, रिलायंस। अगर रिलायंस में आज 2 लाख लोग बाय कर रहे हैं और बस 50,000 लोग सेल कर रहे हैं, मतलब वो उतनी क्वांटिटी के शेयर्स बाय कर रहे हैं और उतनी क्वांटिटी के लोग शेयर्स सेल कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है ना, उसकी वजह से अपने को ट्रेंड पता चल जाता है कि कंपनी का प्राइस बढ़ेगा। ये इससे अपन सीधा यहाँ पे आ जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड पे। जितना ज़्यादा डिमांड है, मतलब जितनी ज़्यादा बाइंग है, उसके हिसाब से प्राइस बढ़ती है, और जितना कम सप्लाई है उसकी वजह से प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो अपन आगे जाते हैं। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। सबसे इजी है कि मतलब सबसे इजी मेथड है समझने का कि यहाँ पे तुमको नियरली 3 से 4 टाइम्स जितना इन्फ्लेशन होता है इससे ज़्यादा तुम कमा सकते हो। मतलब अगर समझो तुम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे 10 साल पहले और आज तुमको उसकी वैल्यू कुछ 300 वगैरह मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि रुपीज़ का प्राइस घसर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो घट रहा है। घट कैसे रहा है कि जो तुमको सामान 100 रुपये में मिलता था आज वो 300 में मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन अगर वही 100 रुपये तुम किसी शेयर में इन्वेस्ट किए रहते तो आज उसकी वैल्यू नियर अबाउट 1000, 1500, 2000 के पास में रहती थी। अभी पिछले साल मार्केट गिरा था तो रिलायंस की वैल्यू आ गई थी 800 पे, उससे भी थोड़ी कम हो गई थी, 800 के आसपास अपन अज्यूम कर लेते। अगर 800 पे तुम कोई भी शेयर पिछले साल खरीद रहे थे, आज वो 1950 पकड़ लो, 1950 के पास में, मतलब नियरली 1000 रुपये का ग्रोथ है इसमें तुम्हारा। अगर वही तुम एक 10 साल पहले इन्वेस्ट कर लिए रहते, 10 साल पहले रिलायंस की वैल्यू थी 600-700 रुपये, उससे भी कम थी। अगर तब 10 साल पहले तुम उतने इन्वेस्ट कर लिए रहते तो आज तुमको उससे ज़्यादा पैसा मिल गया रहता। मतलब नियरली तुम पकड़ लो यहाँ पे 3 टाइम्स तुम्हारा प्रॉफिट ही था। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से तुमको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। यू कैन मेक गुड मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, जो मैंने बताया उसका यही मतलब था। और इसका मतलब यू कैन लूज़ मनी टू। यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर समझो कोई कंपनी डूब रही है, जैसे कि येस बैंक, आइडिया, आरकॉम, ये जो कंपनीज़ है ये डूब क्यों रही है? क्योंकि इनके रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए, इन कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया। तो तुमको उन कंपनी में इन्वेस्ट करने का है जिसमें अच्छा काम होता है। अगर समझो तुम कोई ऐसी कंपनी चूज़ करते हो कि जिसका वैल्यूएशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो श्योरली तुम एक ना एक दिन पूरा पैसा डूब जाओगे। पूरा पैसा नहीं डूबोगे, थोड़ा सा बचेगा तुम्हारे पास में, लेकिन वो बड़े अमाउंट के जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसके कंपैरिजन में जब तुम आखिरी पोजीशन पे पहुंचोगे, जैसे आज आरकॉम पहुंच गया है, आइडिया पहुंच गया है, तुम आधे से ज़्यादा पैसा खो दोगे। इसलिए तुमको सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टडी करना। ठीक है, हाउ शुड आई इन्वेस्ट? तो सबसे पहले तो तुमको ये देखने का कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, तुमको अगले 10 साल में कहाँ तक पहुँचना है। तो अगर समझो तुमको अपन ऐसा मान लेते कि अगर तुमको 10 साल में एक BMW लेने की है तो तुम जॉब करके ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल अगर समझो तुम्हारे पास में अच्छी खासी 2-3 लाख की जॉब रहेंगी तो, क्योंकि तुमको घर भी संभालना है, तुमको घर के साथ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइट बिल भी भरना है और पेट्रोल देखने का है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है ना। तो ये सारे जो अदर डिस्ट्रैक्शंस है या फिर अपन इनको कंसिडर कर लेते, जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे तुम
इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर इन्वेस्ट नहीं, अपन उसको क्या बोलेंगे, खर्च कर रहे हो, जहाँ पे तुम अपने पैसे खर्च कर रहे हो। तुम अगर तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए हर महीना आता है और तुम उसमें से 60,000 रुपये हर महीने खर्च कर देते हो, 40,000 तुम्हारे पास में बचता है, उसमें से भी कुछ ना कुछ टैक्स तुम पे लगेगा। हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट आता है, जितना तुमको पहले मिलता है 1 लाख रुपये, उसके ऊपर भी तुमको टैक्स बैठता है। टैक्स भी कितना, 9-10% कुछ बैठेगा। 90,000 हो गए, उसमें से भी अगर समझो तुम सब, उसके बाद में भी अगर समझो तुम हर महीने का 60,000 का खर्चा करते हो तो 30,000 बचेंगे, और उसके बाद में भी तुम अगर उसको जमा करते हो तो उसके बाद में तुमको सबसे पहले इन्फ्लेशन बैठेगा 10 साल का, वैल्यू कम हो जाएंगी करके तुम उस गोल तक के पहुँचेंगे, तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर तुम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, मतलब इसमें तुमको प्रॉफिट बुक करते रहने का है, मतलब हर एक ट्रेड के ऊपर तुमको प्रॉफिट बुक करने का है, तब जाके तुम उस गोल तक के पहुँचोगे। और सेकंड जो चीज़ है, व्हाट इज़ योर रिस्क टॉलरेंस, रिटर्न राइजेस विथ रिस्क। अगर समझो तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो मैंने मेरे ग्रुप के ऊपर हर किसी को बताया कि तुमको बस 2% का रिस्क लेने का है। अगर समझो 1 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट करके 2,000 का रिस्क ले रहे हो, जो कि 2% है 1 लाख का, तो तुम्हारा ट्रेड का हर एक ट्रेड का रेशियो हो गया 1:1 मिनिमम। अगर तुम 2,000 रुपये गंवा रहे हो तो 2,000 रुपये कमा भी रहे हो, अगर तुम्हारा ट्रेड परफेक्ट आता है तो। अगर तुम्हारा ट्रेड परफेक्ट बैठता है, जितना मैंने प्रॉफिट टारगेट तुमको बताया उतने अगर टारगेट पे आता है, पहला टारगेट तुम्हारा 1:1 रेशियो का जो एक मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट है, उतना अगर सेटिस्फाई होता है तो तुमको लॉस नहीं होगा, तुमको प्रॉफिट होगा 2,000 का। तो पहले दिन को अगर समझो तुमने 2% का प्रॉफिट किया, अगले दिन को 2% का, तो तुम्हारे 100% बस 50 दिन में हो रहा है, मतलब 1 लाख के 2 लाख होने को बस 50 दिन लग रहा है। ठीक है, इससे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से तुम रिस्क बहुत कम ले सकते हो, मतलब मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अगर समझो तुम होल्डिंग वाले हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उसके लिए तुमको सबसे पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो जो रहेगा, जो ये है, मैनेज करना पड़ेगा एक्टिवली। मतलब हर एक हफ्ते के बाद में तुमको तुम्हारा पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, और उसके अंदर कितना ग्रोथ आ गया, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, ये सारी चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा। अगर समझो तुम्हारा कोई भी शेयर तुमने होल्डिंग पे रखा है और उसकी वैल्यूएशन नियरली 8% से ज़्यादा लो जा रही है, तो तुमको उसको बेचना है, उसको होल्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर समझो एक हफ्ते में 8% से ज़्यादा का लॉस दे रही है, तो वो कंपनी, मैं ही नहीं, हर कोई उसको ये मैं कंसिडर करता है कि ये सबसे ख़राब कंपनीज़ में से एक है, हर कोई। और सबसे लास्ट जो है ये डाइवर्सिफाई। इसका मतलब क्या है कि अगर समझो तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए, तो तुम कभी भी 1 लाख के पूरे 1 लाख किसी भी एक कंपनी में मत डालो, उसको डिवाइड करो, मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा नहीं, 10 कंपनी से ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना कभी भी। अगर समझो तुम दिन के, मैं तुमको अगर समझो दिन के 5 ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुमको हर एक कंपनी में बस 20,000 इन्वेस्ट करना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं। हाँ, तुम वो थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क बस 2% का ही होना। क्यों होना? क्योंकि अगर समझो तुम 1 लाख को का 2% निकालोगे तो भी 2,000 गवाओगे, और अगर समझो तुम 20,000 को मतलब 1 लाख को 5 कंपनी में डिवाइड करके हर एक कंपनी में 20,000 रुपये डालोगे, और हर एक का 2% कैलकुलेट करोगे और टोटल करोगे, तो भी 2,000 का ही लॉस होगा उसके करके। ये क्या बोलते हैं कि तुम एक कंपनी में मत डालो, क्योंकि एक कंपनी में भी तुमको उतना लॉस मिलेगा, और दूसरी 5 कंपनी में डालोगे तो भी तुमको उतना लॉस मिलेगा। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा, अगर तुम एक कंपनी में डाल के 2,000 का लॉस कर रहे हो, उसके जगह पे अगर समझो तुम 5 कंपनी में डाल के 2 कंपनी में लॉस करके 6 कंपनी में प्रॉफिट कर रहे हो, तो भी तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा आगे पीछे। ठीक है, इसके वजह से डाइवर्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन बफेट भी ये बोलता है कि तुम कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरे के पूरे
पैसे सिर्फ एक कंपनी में मत लगाओ। अगर वैसा ही इलॉन मस्क करता तो आज उसके टेस्ला भी ख़त्म हो गई रहती और स्पेसएक्स भी ख़त्म हो गया रहता। उसने उसका जब उसके ऊपर बैंक ट्रप्टा हो गया था वो, तब उसने उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का जितना भी पैसा था उसने डिवाइड कर लिया था। आधा पैसा टेस्ला में डाला, आधा पैसा स्पेसएक्स में डाला, करके दोनों सर्वाइव कर लिए। नहीं तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, एक ना एक कंपनी तो डूबनी ही थी उसकी। ठीक है, आगे चल के अगर तुम कभी इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे में भी, तो तुमको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट तो भैया तुमको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक में तुमको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर समझो तुमको कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है या फिर कंपनी का फंडामेंटल अकाउंटिंग करना है या फिर तुमको कोई भी कंपनी का DCF मॉडल निकालने का है, तो तुमको बहुत सारे अंदर की फंडामेंटल जो ये रहेंगी इंफॉर्मेशन, जैसे CAGR, P रेशियो और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उनके बारे में तुमको जानना पड़ेगा सबसे पहले। और कहाँ पे ट्रेड करना है, मतलब कौन सा सेटअप चाहिए, ये बहुत लोगों के लिए नहीं क्या एक क्वेश्चन मार्क है। सब बोलते हैं झरोदा में ट्रेड करना है, झरोदा में ट्रेड करने का है। 2000 के कैपिटल के साथ में झरोदा में ट्रेड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ब्रोकरेज 2000 के अंदर अगर समझो तुम 2% का रिस्क ले रहे हो तो वो भी नियरली 100 से कम होता है। अब अगर 100 रुपये से भी कम का तुम ट्रेड ले रहे हो मतलब रिस्क का, तो उसमें कितना प्रॉफिट निकलेगा और तुमको कितना निकालना पड़ेगा? 20 रुपये बाइंग पे, 20 रुपये सेलिंग पे, 40 रुपये तो ऐसे ही कट रहे। अगर तुम 50 रुपये का भी प्रॉफिट मिलते हो तो 10 रुपये का प्रॉफिट का क्या करोगे तुम लोग? उसमें भी 2 या 3 रुपये का तुमको टैक्स बैठेगा ना। करके तुमको कभी भी अगर समझो तुम्हारा कैपिटल 10,000 से छोटा है तो तुमको कोई ब्रोकरेज फर्म देखने का है, जैसे कि बहुत सारे रहते हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनके, जहाँ पे तुमको 1 पैसा 10 पैसे के हिसाब से जहाँ पे तुमको ब्रोकरेज पड़ता है वहाँ पे तुमको इन्वेस्ट करने का है। और अगर समझो तुम्हारा बैलेंस 10,000 से ज़्यादा है, अगर तुम्हारा कैपिटल 10,000 से ज़्यादा है तो तुम जो जहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे कमीशन लेते हैं या फिर फीस लेते हैं, जहाँ पे मिनिमम बैलेंस तुमको मतलब 100 रुपये डालना पड़ता है या फिर 100 रुपये निकालना पड़ता है, जो मिनिमम इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो एक लिमिट है, वहाँ पे तुम आराम से 10,000 के ऊपर के कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। और सबसे इजी है कि जितना तुम्हारा इजी रहेगा, कीप इट सिंपल एज यू लर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर समझो तुम्हारे पास में कोई भी डीमेट अकाउंट है तो वो तुमको समझने को आना चाहिए। ठीक है, किसी और को समझाने का नहीं है, तुमको खुद को समझने को आने को होना कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो अगर तुमको समझो कोई भी कंपनी का स्टॉक का टेबल चाहिए, टेबल को रीड करने का है, उसके लिए तुमको सबसे पहले टिकर सिंबल समझना पड़ेगा, जिसका नाम ये रहता है कि अगर समझो कोई भी एक कंपनी है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम है SBIN, तो वो इसका टिकर सिंबल हो गया। SBIN टिकर सिंबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, द अल्फ़ाबेटिक नेम दैट आइडेंटिफाइज स्टॉक, ये उसका मतलब है। प्राइस क्या है? जो करंट प्राइस स्टॉक की चल रही है वो ओपन, यानी कोई भी कंपनी का जो ओपन वाला प्राइस रहेगा, मतलब ट्रेड करने के टाइम पे अगर समझो कल अपन मान लेते कल अगर समझो रिलायंस का ओपनिंग कितना होता मुझे याद नहीं अभी, अगर कोई भी कंपनी का प्राइस एक प्राइस पे खुलता है ट्रेडिंग सेशन में तो वो हो जाता है ओपन, और क्लोज क्या हो जाता है? अगर समझो उस कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो LTP रहता है वो जहाँ पे रहेगा वो प्राइस को हम क्लोज बोलेंगे। नेट चेंज अगर समझो कोई कंपनी की प्राइस है, मतलब कोई कंपनी ओपन हो गई थी, मतलब उसके स्टॉक का प्राइस एक्सचेंज पे ओपन हो गया था 10 रुपये पे और वो बढ़ के आ गया है 12 रुपये पे, उसमें नेट चेंज कितना हो गया? 2 रुपये का। ठीक है, और अगर समझो कोई कंपनी का प्राइस है 10 रुपये का और वो नीचे जाके गया है 8.5 और ऊपर जाके गया है समझो 12.5, तो वो हो गई एक रेंज एक दिन की।
ठीक है। और कोई भी कंपनी के अंदर एक 52 वीक हाई रहता है और 52 वीक लो रहता है। इसका मतलब क्या है कि एक साल में वो कंपनी का हाईएस्ट प्राइस क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक दिन में बाय और सेल हो रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में मार्केट में उस कंपनी की कितनी वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस, इसको हम बोलते हैं एनुअल डिविडेंड पेमेंट पर शेयर, मतलब एक साल में एक शेयर के ऊपर कोई भी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, मतलब 4 क्वार्टर यानी एक साल में जो अभी करंट प्राइस चल रही है स्टॉक की, उसको हम डिवाइड करेंगे ईपीएस से, मतलब अर्निंग पर शेयर से। तो ये ईपीएस कभी भी 20 के नीचे रहा तो हम उसको हेल्दी कंपनी बोल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है अनहेल्दी है, मतलब आगे चल के वो गिरेंगी, पता नहीं कितना गिरेंगे लेकिन उसका गिरना कंफर्म रहता है। अभी निफ्टी का खुद का वैल्यूएशन, निफ्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो बहुत ज़्यादा है करके उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नियरली 36-37 के पास में, और इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि आगे चल के वो गिरेगा। अब कितना गिरेगा ये तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने जैसी नहीं है। नहीं तो ये क्लू मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो इस यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने वाला है। तो मैंने बोल दिया गिरेगा, लोगों ने बेच दिया, तो उनको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर उनको लॉस हो गया और कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा इधर उधर जाके उनका जो होने वाला प्रॉफिट था वो भी नहीं हुआ, तो सब मेरे ऊपर चिल्लाएंगे करके मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अपने हर एक मार्केट में फॉरेक्स रहो, क्रिप्टो करेंसी रहो, या फिर स्टॉक मार्केट रहो, या फिर कमोडिटी मार्केट रहो, सभी मार्केट में बुल्स रहते हैं और बियर्स रहते हैं। बुल क्या करते हैं, बुल कोई भी कंपनी को बढ़ाते, क्यों, क्योंकि उसके जो सिंग रहते हैं, ये जो सिंग है वो सिंग से उठा के ऊपर फेंकते, ठीक है करके। वो कोई भी अगर कंपनी में बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी बुल्स ने एंट्री मार ली है, इस कंपनी के स्टॉक के अंदर बुल्स ने एंट्री मार ली है, तो उसका मतलब क्या रहेगा, वो कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने लार्ज कैप वाले मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, बिग इन्वेस्टर्स, उन्होंने एंट्री मार ली और वो सब बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहता है कि वो बुल्स है उस मार्केट के। और कोई ऐसे भी रहते हैं जो बियर रहते हैं, मतलब जैसे भालू रहता, कोई भी भालू क्या करता, पंजा मार के नीचे गिराता। कोई भी कंपनी का शेयर है अगर अच्छा खासा ऊपर चढ़ा है और उसके अंदर समझो एक सडनली डाउनफॉल आ गया, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वहाँ पे बियर्स ने हाई क्वांटिटी में सेलिंग की है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है। वो एक ही झपड़ मारता है गाल के ऊपर और सीधा कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब एक वॉल्यूम बना लेता है सेलिंग का, जिसकी वजह से कि वो नीचे आ जाता है, ठीक है। बियॉन्ड द बेसिक, अब हम बेसिक के थोड़ा दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। बॉन्ड क्या है, अ डेट इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी, मतलब कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट, दैट बोरोज द फंड फॉर डिफाइंड। मतलब अगर समझो तुम्हारे पास में कोई भी कंपनी के शेयर्स है, तुम उसको एज ए डेप्ट यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारे पास में तुमको कोई लोन चुकाने का है, तो तुम उसको बता सकते हो कि तुम्हारे पास में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बॉन्ड का उतना कुछ यूज़ नहीं होता है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर का काम है, हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का है, ठीक है। बाइंग ऑन मार्जिन, कोई कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। बाइंग ऑन मार्जिन मतलब अगर समझो तुम्हारे पास में 5,000 रुपये और तुम उसको ही यूज़ कर रहे हो कोई भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ या फिर शेयर्स को ही सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, अगर वो लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये रहेगा कि बाइंग ऑन मार्जिन, ठीक है। अगर शॉर्ट सेल करने का है
अब इसका थोड़ा अलग मतलब रहेगा, उल्टा हो जाएगा ये। अगर समझो तुम्हारे पास में 10,000 रुपये है, लेकिन अगर समझो तुमको उसको शॉर्ट सेल के लिए यूज़ करने का, तो तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो यूज़ कब होगा, जब तुमको लॉस होगा। बताता अभी कैसे। इसमें क्या होता है, शॉर्ट सेल के टाइम पे अगर कोई कंपनी है, जैसे ये एस बैंक नहीं, SBI पकड़ लो, वैसे तो बहुत सारे कंपनीज है, मैं अभी फ़िलहाल 3-4 कंपनी को ही बार बार यूज़ करूँगा थोड़ा ईजी में समझ में आने के लिए। अगर तुमको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब सेलिंग शॉर्ट करना है, उसका मतलब क्या रहेगा कि अगर कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन है, मतलब करंट स्टॉक प्राइस का वैल्यू है 300 रुपये, और तुम वहाँ पे उसको सेल करते हो, तो तुमको वहाँ पे पैसे पहले देना नहीं पड़ेगा पूरे के पूरे, पहले तुमको बस 10% पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर तुम्हारा लॉस होता है तो तुमको बाकी के पैसे देने पड़ते हैं, और अगर समझो तुम्हारा प्रॉफिट होता है तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें से तुम्हारा जो तुमने पैसा दिया है वो पकड़ के प्रॉफिट तुमको वापस मिल जाएगा। ये उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी तुम 10% मनी देते हो, तो तुम क्या करते हो, जितने तुमको शेयर चाहिए उसके वैल्यू के हिसाब से 10% तुमको पे करना पड़ता है। मतलब अगर समझो मेरे कोई भी 300 रुपये का शेयर तुमको सेल करने का है, शॉर्ट सेल करने का, तो तुमको उसके लिए बस 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है। पहले 30 रुपये दो, एक शेयर को शॉर्ट करो, नीचे आएगा प्रॉफिट बुक करो, और जो 30 रुपये तुमने दिए रहेगा वो वापस ले लो, ऐसा रहेगा। ठीक है। इसमें भी ब्रोकरेज लगता है, तो तुमको इसके लिए भी ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करनी पड़ती है, जैसे कि बाइंग तुमको करनी पड़ती है। अब ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हम ख़त्म कर रहे हैं अपना आज का क्लास, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर्स, दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है, हम इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस गिव द होल्डर द राइट टू बाय or sell the underlying asset at expiration. A future contract is an obligation to fulfill the terms of contract. इसका मतलब क्या है, अगर तुम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, अब ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं ऑप्शन का मतलब क्या है और फ्यूचर का मतलब क्या है। अगर तुमको ऑप्शन में सेल करने का है, ट्रेड करने का है, तो उसके अंदर सबसे पहले तुमको तुम बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर तुम बाय कर रहे हो तो कंडीशन जो रहेंगी वो एक्सपायरी डेट तक के ही रहेगी, और तुम सेलिंग कर रहे हो तभी भी सेम रहेगा। ठीक है। तुम बाय करो या सेल करो, एक्सपायरेशन तक के उसकी एक लिमिटेड रहेंगे, जब तक कि तुम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब क्या रहेगा कि एट द एक्सपायरेशन उसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, और एक्सपायरी हर थर्सडे को रहती है इंडेक्स में, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस ही है ना शायद, हाँ, उसका भी नया नया इंडेक्स निकला है जिसके अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन के लिए, मतलब एक्सपायरी तक के तुम जिसमें भी ट्रेड करो। कॉल और पुट का जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा इसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा या फिर इसके ऊपर जब मैं क्लास लूँगा तब वो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जाते, अभी हम बस बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है कि अगर समझो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझो मैंने आज के टाइम पे ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि किसी एक आदमी के साथ में कि मैं उससे 3 महीने के बाद में गेहूँ लूँगा 40 रुपये पर केजी, और मैं ऐसे समझो 100 रुपये, मतलब 100 किलो मेरे को लेने का है उसके पास से। तो अगर समझो तब तक के, अगर समझो वो प्राइस, मतलब गेहूँ की प्राइस 40 रुपये से 38 पे रह गई, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा थोड़ा सा। और अगर समझो 40 के ऊपर रहा और वहाँ पे मैं मतलब 3 महीने तक के मैं 40 पे लूँगा, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे 3 महीने के बाद में जहाँ पे मेरे को 40,000 देने पड़े रहते, वहाँ पे मेरे को पहले अगर समझो प्राइस कम होती है 38,000 की चीज़ मेरे को 40,000 में लेनी पड़ती, तो वहाँ पे 2,000 का मेरा लॉस था। और अगर समझो 42 हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गई,
और मेरे को ज़्यादा प्राइस की चीज़ कम प्राइस में मिल रही है फ्यूचर में, तो वो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये 2-3 चीज़ों को अपने को ध्यान में रखने का रहेगा अगर अपने को ऑप्शन में ट्रेड करने का और फ्यूचर में ट्रेड करना है। तो अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑप्शन क्या है और फ्यूचर क्या है। नहीं, मैंने ये शायद पूरी चीज़ बता डाली शॉर्टकट में। हाँ, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अ प्रिविलेज sold by one party to another that gives the buyer the right to buy or sell a stock at an agreed upon price within a certain period of or a specific date। हाँ, मतलब इसका मतलब यही हो गया कि अगर समझो हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जो बायर रहेगा और सेलर, जो बायर रहेगा और सेलर रहेगा, वो दोनों के ऊपर नहीं क्या, उन दोनों को राइट रहेगा कि वो कभी भी अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते। ठीक है, मतलब वो एक्सपायरी के डेट आने के पहले। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है कि फ्यूचर्स में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन द बायर टू परचेज एन एसेट एट एन प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस। इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर समझो तुम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी अभी समझो 14,750 के पास चल रहा है, तुमको ऑप्शन में ट्रेड करना रहेगा तो तुमको बस उसका छोटा प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में तुमको एक लॉट में जितने निफ्टी के वो टाइम पे शेयर्स आएंगे वो उतना पूरा पकड़ना पड़ता है और फिर बाद में तुमको ट्रेड करना पड़ता है। कि मतलब अगर समझो हर एक रुपए के मूवमेंट पे तुमको जितना भी करंट निफ्टी का प्राइस रहेगा उससे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फ्यूचर्स में, और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन एंड फ्यूचर भी ख़त्म हो गया और अपना ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है।